हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे आज की नई यूनिट 3 जिसमें शामिल है अध्याय 6। पाठ का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस अध्याय में कुल 9 अंक हैं जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे। अति लघु का प्रश्न 1 आएगा 2 अंक का, और लघु त्रि प्रश्न आएगा 3 अंक का 1। चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न यह पूछा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है। देखिए, ये जो कथन दिया है ये कार्य ऊर्जा प्रमेय के कथन है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो होगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अगला प्रश्न, घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है, तो जब भी घर्षण बल द्वारा कोई कार्य होगा तो वो हमेशा ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है। जब भी बंद पथ होता है और संरक्षी बल कार्य करता है तो यहाँ होता है शून्य कार्य। कार्य करने की दर को खालिस्तान कहते हैं। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, और यदि कार्य करने की क्षमता होती तो यह ऊर्जा आ जाती। अगला, असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो जो असंरक्षी बल द्वारा कार्य होता है वो पथ पर, मार्ग पर निर्भर करता है। तो हम यह लिख सकते हैं पथ पर निर्भर करता है। किसके पथ पर करता है? तो कण के पथ पर, वस्तु के पथ पर निर्भर करता है। अगला है, दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से खालिस्तान होता है, तो यह हमेशा अधिक होता है। सही आंसर आ जाएगा अधिक। अगला प्रश्न देखिए, किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य 2 बार आ गया ये वाला सेम, यहाँ पर भी शून्य आएगा इसमें। ये थे रिक्त स्थान। अब देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला पूछा है यहाँ कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है उसको बताना है। देखिए, जूल ऊर्जा का मात्रक है, अर्ग ये भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी ऊर्जा का मात्रक है, और बचा हुआ है वाट। तो ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है बल्कि ये शक्ति का मात्रक है, तो इसका आंसर वाट हो गया। किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। निकाय की स्थितिज ऊर्जा कब बढ़ेगी? ऑप्शन दिए हुए हैं कि निकाय पर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य या कार्य किया जावे, निकाय पर संरक्षी अथवा असंरक्षी बल द्वारा कार्य किया जावे, अथवा निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जावे, अथवा निकाय द्वारा संरक्षी अथवा असंरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जावे। तो ये स्थितिज ऊर्जा तब बढ़ती है जब संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। अप्रत्यास्थ संघट में संरक्षित रहता है। संघट 2 प्रकार का होता है, प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट। तो जो प्रत्यास्थ संघट होता है उसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होती है, और जो अप्रत्यास्थ संघट होता है उसमें संवेग तो संरक्षित होता है किंतु गतिज ऊर्जा बदल जाती है। तो यहाँ पर अप्रत्यास्थ संघट में संरक्षित होता है तो संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा नहीं है। दोनों नहीं हो सकते, कोई नहीं भी नहीं हो सकता। अगला देखिए चौथा, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है, अपरिवर्तित होती है, बढ़ती है, या कुछ नहीं कह सकते। तो जब भी धनात्मक कार्य यहाँ होता है तो वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग से ए से बी तक पहुंचाता है। ये यहाँ पे 3 मार्ग दिए हैं,
ए से वस्तु को बी पे पहुंचाया, बी पे पहुंचाया, बी पे पहुंचाया। ये पहली स्थिति की वो सीढ़ियों से ले गया वस्तु को, ऐसे 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 यहाँ पी बिंदु पर पहुंचाया। इसमें ये वक्राकार मार्ग में वस्तु को पहुंचाया इस तरह से। इस स्थिति में यह तिर्यक रेखा के रूप में यहाँ पहुंचाया। तो वस्तु पहुंची तो समान ऊंचाई पर है, यानी कि ऊंचाई समान है, चाहे मार्ग अलग अलग क्यों ना हो, तो यानी कि वस्तु समान ऊंचाई पर पहुंची है। तो हमें यह बताना है कि किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कार्य होगा ना वो स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा, और सबकी स्थितियाँ समान हैं। ए बिंदु से बी पे पहुँचा, ए से बी पे पहुँचा, ये भी ए से बी पे ही पहुँचा। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला अधिक कार्य होगा, दूसरा अधिक होगा, तीसरा होगा, या सभी में समान कार्य होगा। तो देखिए वस्तुएं बिंदु भी समान था, ऊंचाई भी समान थी, तो इसी वजह से यहाँ पर जो भी कार्य होगा वो समान कार्य होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। देखिए रिक्त स्थान में हमने शक्ति की डेफिनेशन पढ़ी है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ लिखा कि दिया है समय 10 सेकंड दिया, कार्य 100 जूल हो रहा था, शक्ति ज्ञात करनी थी। तो शक्ति का हमने फॉर्मूला लगाया, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, जो दिए हुए थे मान वो यहाँ लिखे हमने। तो ये हो गया 100/10, 10 से 100 को काट दिया हमने, तो P बराबर यानी कि शक्ति बराबर आ गया आंसर 10 वाट। अगला प्रश्न देखिए आप, कार्य का एसआई मात्रक लिखिए। कार्य का एसआई मात्रक बताना है, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक बताइए। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए जब भी बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण होता है तो कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर हमें ऋणात्मक कार्य प्राप्त होगा। अगला है यहाँ कि स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए, कि स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो हमने स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा या स्प्रिंग पर किया गया कार्य है ना, ये वाला है अपने इसमें सिलेबस में। तो जब हम जितनी स्प्रिंग को खींचते हैं उतनी ही स्प्रिंग की लंबाई बढ़ती है। जैसे ही हम बल लगाना बंद कर देते हैं स्प्रिंग वापस पुनः अपनी अवस्था में जाती है। तो हम बोलते हैं कि जो हमने बल लगाया है F, यह स्प्रिंग के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F अनुक्रमानुपाती x। यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है K और ये x, इस K को हम बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। इसका मात्रक पूछा है तो मात्रक हम निकालते हैं, तो इस x को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा K बराबर F/x। अब इसका मात्रक हम लिख लेते हैं। बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, x यानी कि विस्थापन है और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, अपॉन में है तो हमने प्रति लगा दिया। तो यहाँ पर इसका जो मात्रक बन गया वो हो गया न्यूटन प्रति मीटर। लिख लेते हैं ऑप्शन। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। अगला प्रश्न देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है वो इस प्रकार से है कि E बराबर mc², E बराबर mc², जहाँ पर E, इस E को बोलते हैं हम ऊर्जा, m यह वस्तु का या कण का द्रव्यमान होता है और c प्रकाश की चाल होती है। अगला प्रश्न देखिए, एक विमीय संघट्ट किसे कहते हैं।
एकविमीय संघट्ट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जब एक ही सरल रेखा में गतिशील दो पिंडों के बीच संघट्ट होता है, जब एक ही सरल रेखा में गतिशील दो पिंडों का संघट्ट होता है तो इसे ही एकविमीय संघट्ट कहा जाता है। जो संघट्ट होना चाहिए वो एक ही सरल रेखा में होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि यह जो संघट्ट है वो एकविमीय संघट्ट है। अगला प्रश्न देखिए, द्विविमीय संघट्ट किसे कहते हैं? हमें बताना है कि द्विविमीय संघट्ट क्या होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से, जब सरल रेखा में होता है तो वो एकविमीय संघट्ट होता है, और हमें लिखना है अब द्विविमीय संघट्ट। तो द्विविमीय संघट्ट की डेफिनेशन इस प्रकार से कि जब दो कणों के मध्य में टक्कर होती है, जब दो कणों के मध्य टक्कर होती है और ये दोनों पिंड टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं? एक ही तल पर उपस्थित होते हैं, और टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद कणों की गतिज ऊर्जा और रैखिक संवेग का मान संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से जो संघट्ट होता है उसे हम द्विविमीय संघट्ट कहते हैं। एक बार और समझिए कि जब दो कण आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद और टकराने के पूर्व वो यदि एक ही तल पर उपस्थित होते हैं, और टक्कर से पहले और टक्कर के बाद यदि उनकी गतिज ऊर्जा और रैखिक संवेग दोनों ही संरक्षित रहते हैं, तो इसे हम द्विविमीय संघट्ट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। हमें ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है। ये अति लघु के प्रश्न हैं जो 2 नंबर में आने वाले हैं। हम इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे, हम यहाँ इसकी 2 डेफिनेशन बता रहे हैं, जो अच्छी लगे वो याद कर सकते हैं। दोनों ही इजी डेफिनेशन है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार ऊर्जा का विनाश कभी नहीं होता है। ऊर्जा का विनाश कभी नहीं होता है, यह केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये पहले डेफिनेशन है कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। या हम इस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होती है, या अन्य जो भी ऊर्जाएं हैं आपस में हम चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। शक्ति की परिभाषा देनी है तो हमने ऑब्जेक्ट में पढ़ा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए इसका उत्तर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मात्रक पूछा हमसे तो इसका मात्रक ऐसा मात्रक वाट होता है, और विमीय सूत्र पूछा है तो इसका विमीय सूत्र होता है m/2 देखिए शक्ति का मात्रक t-2 नहीं होता, यहाँ होता है t-3। t-3 कैसे हुआ? क्योंकि शक्ति है कार्य बटे समय, कार्य बटा समय। कार्य का विमीय सूत्र होता है ml2t-2, समय का विमीय सूत्र होता है t अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा और घाते जुड़ जाएगी, -3 आ जाएगा, तो इसका विमीय सूत्र है ml2t-3। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए पूछा यहाँ कि यदि f बराबर 3i + 4j + 5k
तथा विस्थापन F यानी कि बल हो गया है, विस्थापन है तो, और D बराबर 5I + 4J - 3 के हो तो कार्य की गणना कीजिए। कार्य बताना है कि इस कंडीशन में कितना कार्य होगा, तो कार्य निकाल लेते हैं। तो कार्य का सूत्र होता है F.D यानी कि बल इंटू विस्थापन। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है F बराबर 3I + 4J + 5 के, D बराबर हो गया, दिया था सवाल में 5I + 4J - 3 के। कार्य निकालना है तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर F.D। दोनों की वैल्यू लिखी यहाँ पर, बीच में हमने डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब होता है कि हमें यहाँ अदिश गुणा करना है। तो अदिश गुणा में अपने को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखिए अदिश गुणा में अपने को ध्यान रखना है, ये आई जे के होते हैं, डॉट होता है, आई होता है, कैप में जे होता है, के होता है, और यहाँ पर ये भी हम आई लिखेंगे, ये जे लिखेंगे, ये के लिखेंगे। तो आई डॉट आई करेंगे तो 1 आएगा, जे डॉट जे करेंगे 1 आएगा, के डॉट के करेंगे 1 आएगा। बाकी सभी स्थितियों में हमें 0 प्राप्त होगा। आई का जे में करेंगे 0 हो जाएगा, बाकी सब स्थितियों में 0 प्राप्त होगा। तो ये हमने सोल्व करने का तरीका यहाँ समझ लिया। इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमें केवल आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे का जे के साथ करना है, और के का के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए इस आई का गुणांक 3 है, इस आई का गुणांक 5 है, गुणा करेंगे 3 × 5 यानी कि 15, आई 1 हो गया, प्लस का 4 तो इंटू किया तो 16 हो गया, प्लस माइनस तो माइनस होगा, 5 का इंटू 3 में करेंगे तो ये हो गया 15। यहाँ पर 15 + 15 माइनस कैंसिल हो गए, और यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ यह प्राप्त हुआ 16। ये कार्य हम ज्ञात कर रहे थे, और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसका आंसर आ गया 16 जूल। आगे प्रश्नों पे हम बढ़ते हैं। अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है? संघट्ट 2 प्रकार के थे, ऑब्जेक्टिव में हमने समझे थे, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट। अब प्रत्यास्थ संघट्ट की डेफिनेशन पूछिए तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि ये वे संघट्ट होते हैं जिनमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। जब गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रही तो इस गतिज ऊर्जा का कुछ भाग क्षय हो जाता है। इसकी डेफिनेशन है, ये वे संघट्ट होते हैं जिनमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। अर्थात अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा के कुछ भाग का क्षय हो जाता है। उदाहरण समझ सकते हैं यहाँ कि 2 पिंडों के टकराने के उपरांत आपस में चिपक जाना। जब कोई 2 पिंड आपस में टकराते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। या जैसे बंदूक की गोली का लकड़ी के ब्लॉक से टकराकर उसमें धंस कर रह जाना। जब बंदूक की गोली चलती है, कई लकड़ी का बॉक्स रहता है तो उसमें वो गोली धंस जाती है। तो ये अप्रत्यास्थ संघट्ट के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है, हमने रिक्त स्थान में शुरू में पढ़ा है। कार्य ऊर्जा प्रमेय डेफिनेशन इस प्रकार से हम लिखेंगे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी भी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य, किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, सदिशों के अदिश गुणा के कोई 2 गुण लिखिए। 2 तरह के सदिशों के गुणनफल होते हैं, एक होता है सदिश गुणनफल और एक होता है अदिश गुणनफल।
अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल तो हम क्रॉस के माध्यम से दर्शाते हैं और अदिश गुणनफल को हम डॉट के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे हमें दो सदिश दिए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, यदि हमें इन दोनों का सदिश गुणा करना है तो हम बताएंगे कि ए क्रॉस बी, इस तरह से हम दर्शाते हैं। यदि हमें इन दोनों का अदिश गुणा करना होता है तो हम दर्शाते हैं इसको ए डॉट बी के रूप में। ए क्रॉस बी का अर्थ होता है ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कोस थीटा। यहाँ वेक्टर लगेगा, यहाँ वेक्टर नहीं लगेगा। यहाँ पर ये सिंपल लिखा है, ये परिमाण होता है। चाहे तो इन दो मोड के अंदर लिख सकते हैं, चाहे तो सिंपल लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा या ए बी कोस थीटा। हम इनके गुण देख लेते हैं। दो गुण पूछा था हमने, दो गुण यहाँ लिए हैं। तो सदिशों के अदिश गुणा के दो गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण यही है कि सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि यदि अपन ए डॉट बी करें चाहे बी डॉट ए करें, हमें आंसर सेम मिलेगा। तो इसीलिए यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी कि ए डॉट बी करें चाहे बी डॉट ए करें, आंसर सेम मिलेगा। वितरण नियम, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगला देखिए, सदिशों का अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का पालन करता है। जैसे हमारे पास 3 सदिश हैं तो हमें ए डॉट करना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। तो वितरण नियम के अनुसार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये वितरण नियम होता है, यानी कि आपस में बांटना। अगला प्रश्न देखिए कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती क्या है ये बताना है। देखिए, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे कि वस्तु के प्रत्यास्थता के गुण के कारण, यदि कोई वस्तु रहती है, यदि उसमें प्रत्यास्थता का गुण आता है तो उसके कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा को ही हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु के प्रत्यास्थता के गुण के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है। 2 तरह की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। हमसे पूछा है कि नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है। देखिए, अब नाभिकीय विखंडन में होता क्या है। तो नाभिकीय विखंडन में एक भारी अस्थायी नाभिक, जैसे कि यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 92 क्रमांक है उसका और 235 उसका भार है, द्रव्यमान है। तो जैसे यूरेनियम एक न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा हल्के नाभिक में विभक्त हो जाता है। ये नाभिकीय विखंडन की क्रिया में होता है कि एक भारी अस्थायी नाभिक जैसे कि यूरेनियम एक न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा हल्के नाभिक में विभक्त हो जाता है। इस विभक्त होने के दौरान इस प्रक्रम में अंतिम द्रव्यमान आरंभिक द्रव्यमान से कम हो जाता है और जो द्रव्यमान क्षति होती है, जो इसमें द्रव्यमान की क्षति होती है, यही ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। यानी कि जो द्रव्यमान क्षति हुई है यहाँ पर वो ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। और इस ऊर्जा का जो उपयोग है, इस ऊर्जा का उपयोग नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित नाभिकीय संयंत्रों द्वारा विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराने में किया जा सकता है। इसका आंसर हो गया। आंसर मेनली यहाँ तक ही है, ये किस रूप में प्राप्त होती है तो यहाँ तक ही है। ये इसका उपयोग है कि नाभिकीय विखंडन का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं।